हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृषि के वाणिज्यकरण या व्यवसायीकरण से क्या अभिप्राय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, कृषि के वाणिज्यकरण का अर्थ क्या होता है। ऐसी स्थिति जिसमें किसान परिवार स्वयं अपने परिवार के उपभोग के बजाय जो फसलें होती हैं, फसलों का उत्पादन बाजार या मंडियों के लिए करता है, तो उसे कृषि का वाणिज्यकरण कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत जो है नील, अफीम, कपास आदि कृषि उत्पादों का निर्यात करता था, यानी कि ये सब चीज़ें बेचता था बाहर के देशों को। ये नकदी फसलें ऐसी थी जो कम मात्रा में ही निर्यात करके अधिक मुनाफा अर्जित करती थी। लेकिन धीरे धीरे नील और अफीम के निर्यात में कमी आई और इसकी जगह जो है जूट तथा खाद्यान्न फसलों जैसे कि गेहूं, चावल, मूंगफली और चाय ने ले ली। 1880 तक बंगाल का कच्चा जूट, बम्बई प्रेसिडेंसी का कपास, मद्रास की मूंगफलियां कृषि उत्पादन की जो है मुख्य नकदी फसलें थी। भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के 3 मुख्य रूप रहे हैं। नंबर 1, बागान कृषि। यह विशेष रूप से बंगाल के ऊपरी क्षेत्रों में चाय बागान का वाणिज्यकरण का सबसे आरंभिक प्रकार था। नंबर 2, दूसरे प्रकार में जूट चरण को देखा जा सकता है। इस चरण में विशेष रूप से जूट की खेती की जाती थी। नंबर 3, वाणिज्यकरण का तीसरा चरण 18वीं और 19वीं शताब्दी का निर्भर व्यवसायीकरण या नील चरण भी जिसे कहा जा सकता है। यूरोप में आपूर्ति की वृद्धि में नील फसल को प्रोत्साहन दिया गया तथा विदेशी वित्त का प्रभाव इस अवधि की एक परिभाषित विशेषता थी। हम बात करेंगे कृषि के वाणिज्यकरण या वाणिज्यकरण के कारणों की, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है धन अर्थव्यवस्था। शहर में पैसे के आने से ही वाणिज्यकरण की प्रवृत्ति शुरू की गई। हालांकि मुगल साम्राज्य के ग्रामीण इलाकों में वाणिज्य और पैसे के संबंध बने हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द से जल्द मुद्रा में भूमि कर का भुगतान करने की पेशकश की और अधिक से अधिक क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। अत्यधिक भू लगान देने के बदले किसान को अपनी फसल का एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि भारत में एक प्रभावशाली व्यापारी अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जिसने किसानों के भारी कर्ज का लाभ उठाया। नंबर 2 है हमारे पास परिवहन व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने रेल पटरियों का निर्माण करवाया तथा इसके साथ साथ आत्मनिर्भर समुदायों की फसलें चेन्नई, कलकत्ता और बम्बई और कराची के क्षेत्रों में पेश कर गई। नंबर 3, गृह युद्ध। इन सभी कारणों के अलावा अमेरिका गृह युद्ध एक प्रमुख घटना थी जिसने कृषि के वाणिज्यकरण को प्रोत्साहित किया। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने गृह युद्ध में प्रवेश किया तो कच्चे कपास की ब्रिटिश ज़रूरत अमेरिका से भारत की ओर स्थानांतरित हो गई। प्राकृतिक कपास के अलावा जूट, मूंगफली और अन्य कच्चे माल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में कृषि का वाणिज्यकरण। कृषि के वाणिज्यकरण में किसान ये स्थिति देखेगा कि बाजार में अलग अलग फसलों के दाम कितने हैं और कौन सी जमीन किस फसल के उत्पादन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह कृषि का वाणिज्यकरण फसलों के विशिष्टीकरण को जन्म देता है। अंग्रेजी शासन द्वारा भू राजस्व में भारी बढ़ोतरी के कारण भारत में कृषि का स्वरूप ही बदल गया और किसान फसल उगाने का निर्णय उपभोग की वस्तु के बजाय बाजार की ज़रूरतों के अनुसार ज़्यादा करने लगा। 1913-14 में भारत उत्पादित कपास का 56%, अलसी का 76%, कच्चे जूट का 51%, मूंगफली का 30% और गेहूं की उपज का 14% भाग निर्यात कर रहा था। कृषि के वाणिज्यकरण का अर्थ केवल कृषि उत्पाद का बाजार में बेचने से नहीं, बल्कि कृषि में निवेश के तमाम घटक जैसे भूमि, श्रम, बीज, ऋण सभी बाजार में बिक्री के लिए आने लगे और उत्पादन के इन घटकों की गतिशीलता बढ़ने लगी। ब्रिटिश भारत में 1901 से 1937 तक खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 16% बढ़ा, जबकि इसकी तुलना में नकदी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का तेजी से विकास हुआ। ये फसलें थी ईख,
69%, सई 59% और सरसों 36% वृद्धि दर्ज कराती है। जॉर्ज हिवन की किताब एग्रीकल्चर ट्रेंड इन इंडिया में नकदी फसलों के कुल वार्षिक उत्पादन के आंकड़े जो है पेश किए गए हैं, जिसमें 1902 से 1913 के बीच इंग्लैंड के कुल गेहूं के आयात में भारतीय गेहूं का हिस्सा करीब 18% था। रेलवे के माध्यम से भाड़े पर 1871 में 3.6 मिलियन टन सामान ढोया गया। 1901 में 42.6 मिलियन, 1929-30 में 116 मिलियन और 1945-40 में 143.6 मिलियन टन माल ढोया गया। हम बात करेंगे कृषि के वाणिज्यकरण का प्रभाव क्या रहा। तो इसके अंतर्गत नंबर 1 है हमारे पास, वाणिज्यकरण ने कृषि के क्षेत्र में विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया। नंबर 2, जो किसान अपने जीवन यापन के लिए कृषि उत्पाद करता था, अब उसी फसल का अधिक उत्पादन करके मंडियों में बेचकर एक नकद रकम जो है हासिल करता था। इस प्रकार से किसान कृषि उत्पादों का खरीदार और विक्रेता दोनों बन गया। नंबर 3, ज़्यादातर छोटे किसानों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त कृषि उत्पाद नहीं बचता था, इसलिए कृषि उत्पाद की मांग में तेज़ी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ कृषि की उत्पादकता में जड़ता की स्थिति बनी हुई थी। नंबर 4, कृषि के वाणिज्यकरण से खाद्यान्नों की अपेक्षा नकदी फसलों का चयन बढ़ा और देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा। नंबर 5, खाद्यान्नों की जगह नकदी फसलों के उत्पादन के कारण भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से जुड़े तथा यातायात तथा संचार के साधनों के अलावा आधुनिक बंदरगाह, शहरों के विकास, विनिमय बैंकों और यातायात निर्यात कंपनियों के बीच भारतीय दलाल, साहूकार और महाजनों ने एक कड़ी का काम किया। नंबर 6, विश्व स्तर की आर्थिक मंदी में 1929 ईस्वी भारतीय कृषि व्यवस्था को काफ़ी कमज़ोर किया। आर्थिक मंदी के दौरान बहुत से छोटे किसान और काश्तकारों को अपने घरों के गहने बेचकर गुजारा करना पड़ा। नंबर 7, ब्रिटिश सरकार ने अपनी भू राजस्व, काश्तकारी कानून नीति और अन्य आर्थिक गतिविधियों से के माध्यम से एक शक्तिशाली, धनी, समृद्ध और कुलीन वर्ग को पैदा कर दिया, जो वाणिज्यकरण के लाभ का अवसर प्राप्त करता था। नंबर 8, वाणिज्यकरण के कारण भारतीय कृषि में तेजी से महाजनी पूंजी का प्रसार होता है। मार्क्सवादी लेखकों ने विशेषकर आर.पी. दत्त, इंडिया टुडे और एस.जे. पटेल, एग्रीकल्चर लेबर इन मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों लेखकों ने कृषि में ग्रामीण वर्ग संरचना पर वाणिज्यकरण का प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोनों विद्वानों का मानना है कि वाणिज्यकरण के कारण साहूकार महाजनों ने बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीनों पर कब्जा जमाना शुरू किया, जिससे वह बड़ी मात्रा में भूमिहीन होते चले गए। तो ये थे हमारे पास कृषि के वाणिज्यकरण के प्रभाव। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखना चाहते हैं हर एक कोर्स कोड की, हर एक किताब की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो है सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।